हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं और उसको अपन मोल के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो भी अपन आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इक्विवेलेंट वेट डिस्कस किया था। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट की बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, तो वो क्या चीज होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज देख लेते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। यही तो बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। हमने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके लिए अपन को क्या फॉर्मूला रखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आपको निकालना आता ही है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको उसमें कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एन फैक्टर की बात भी अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये चीजें आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ये चीज पता है तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास क्या था, कल हमने फॉर्मूला देखा था इसके अंदर। तो ध्यान रखना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आज के लेक्चर के अंदर आपको ग्राम इक्विवेलेंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो पहले डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट वाला जो कंसेप्ट अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। और लास्ट लेक्चर था उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हमारा लास्ट फॉर्मूला हो गया। आज अपन बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। याद करो आप कि मोल निकालते हैं किसी सब्सटेंस के, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल निकालने के लिए अपन क्या किसको किससे डिवाइड करते हैं, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। लेकिन इसके केस में क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, यहां पे आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। बस ये फॉर्मूला आपका हो गया किसका, ग्राम इक्विवेलेंट का। ये चीज आपको याद है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। देखो क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा और इक्विवेलेंट वेट रखना है। किससे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, आपको मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया। अब बात करते हैं यहां पे, देखो इस फॉर्मूले के अंदर जो आपके ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू एम क्या है, यहाँ पे गिवन मास है। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, ई से प्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब देखो आप खुद जानते हो कि अगर हमें पता है कि अगर यहाँ से क्या निकालना है, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देखो इक्विवेलेंट वेट ही है। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ऊपर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर रखना पड़ता है। तो रखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू देखो एम अपॉन, अब देखो ई का वैल्यू रखूंगा। अगर मैं यहाँ पे ई का अगर यहाँ ये फॉर्मूले से ये चीज रखता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो ई कैसे निकलता है आपका, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा इसके अंदर। देखो यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास को अपन प्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। और यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड के अंदर क्या आएगा, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये चीज हो जाएगी एन फैक्टर। बहुत सिंपल सी मैथ्स है और कुछ नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भाई हमने क्या किया, गिवन मास दिया हुआ था वैसे के वैसे मैंने यहाँ रख दिया। इक्विवेलेंट वेट की जगह मैंने इसका फॉर्मूला रख दिया, क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो आपका डिवाइड में होगा जो चीज ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या ऊपर दे रखा है कैपिटल एम और नीचे दे रखा है स्मॉल एम। तो देखो ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है मोल का फॉर्मूला। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इंटू एन फैक्टर। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया जिसमें अपन ने किसको रिलेट कर दिया, यहाँ पे आपका मोल और ग्राम इक्विवेलेंट को रिलेट कर दिया। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस के क्या दिए हुए हैं, आपको मोल दिए हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। एक बार आप इसको फिर से स्टार्टिंग से देखिए। देखो सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर।
ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यूज रखो आपका आंसर हो जाएगा। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। ओके, उसके बाद बात आती है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट भी हो सकता है इसकी जगह, काफी बार ऐसा भी लिखा होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो ये भी लिखा आ सकता है इसकी जगह, ध्यान रखना है इस चीज का। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा है या ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब गिवन मास क्या होगा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो और नीचे क्या रखना है, इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला यहां से निकलेगा आपका, क्लियर। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का क्या कर दिया, यहाँ पे देखो फॉर्मूला रख दिया। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो आपका ये आपका डिवाइड में होगा तो ऊपर चला जाएगा एन फैक्टर। तो आप खुद नोटिस कीजिए आपका गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, मोल के बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो अगर आपको मोल दिए हुए तो सीधा आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखोगे दिमाग के अंदर, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा। देखो इसके अंदर बहुत सिंपल चीज है। देखो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे जाएगा, देखो मैंने आपसे कहा कि 36.5 ग्राम HCl है, ठीक है। 36.5 ग्राम क्या है, HCl है, और आपको उसमें क्या निकालने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे वो देखो, देखो फॉर्मूला आपके पास है सेम, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो क्या कर दो यहाँ पे फॉर्मूला रख दो सीधा, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आता है, देखो ऊपर रखना है गिवन मास, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन मास 36.5, ओके, अपॉन नीचे क्या रखना है आपको, इक्विवेलेंट वेट रखना है। तो HCl का इक्विवेलेंट वेट होता कितना है, देखो याद करो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका, 36.5 होता है, 36.5, और एन फैक्टर HCl के केस में क्या होता है, 1, क्योंकि HCl कितने H प्लस रिलीज करता है, 1 ही करता है, तो उस केस में एन फैक्टर 1 होता है। तो 36.5 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 36.5 ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला ये वाला इस करके लिख रहा हूँ सीधा, ठीक है। तो 36.5 और यहाँ पे ऊपर जो आपका 1 लगेगा वो किस में आ जाएगा, डिवाइड 1 ऊपर चला आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह से आप देखो H2SO4 के लिए बात कर लो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड आउट ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड आउट ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड आउट ग्राम इक्विवेलेंट इन 2 मोल H2SO4। देखो ऊपर वाले मैंने ग्राम वाला एग्जांपल लिया था, नीचे मैं मोल का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या दे दिया, मोल दे दिया। अब मोल देके मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई बताइए इसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है। तो आप याद करो फॉर्मूला आपके सामने, ग्राम इक्विवेलेंट, मोल दिए हैं और आपके पास क्या पूछ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट पूछा। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इस केस में, देखो ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू एन फैक्टर, मतलब मोल्स इंटू एन फैक्टर हो जाएगा। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर करोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो इसके अंदर देखो मोल आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 2। अब देखो H2SO4 के लिए आपका एन फैक्टर क्या होता है, देखो H2SO4 आप जब इसको किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो कितने H प्लस रिलीज करता है, ये 2H प्लस रिलीज करता है। तो मैंने आपको कल कहा था एसिड के केस में कि जितने H प्लस रिप्लेस होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा। तो इसके केस में कितने H प्लस रिलीज होते हैं, 2, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आपका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4। बस बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, देखो। तो ये चीज इसमें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो एक बार यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको मास दिया हुआ है और आपको ग्राम इक्विवेलेंट पूछे तो ये चीज ध्यान रखनी। आगे जब अपन नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर ये फॉर्मूला हमारा काम आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को एक बार नोटिस कर ली। चलिए इसमें चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखते हैं कि अगर आपका ग्राम इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होता है तो क्या ध्यान रखना है। देखो
यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक कोई रिएक्शन ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ A प्लस बी दैट विल फॉर्म C प्लस डी। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट अगर इसमें लगाते हैं तो क्या ध्यान रखोगे आप लोग कि आपका इक्विवेलेंट ऑफ A, मतलब आपका जो ग्राम इक्विवेलेंट है A के, वो किसके बराबर होंगे? वो होंगे आपका इक्विवेलेंट ऑफ B। ये किसके बराबर होगा? आपका इक्विवेलेंट ऑफ C दैट विल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ D। ये बात इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी आपके रिएक्टेंट है और जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, तो उनके अंदर जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट होंगे सबके अंदर वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके ग्राम इक्विवेलेंट बी के बराबर होंगे, बी के ग्राम इक्विवेलेंट सी, और इस तरह से डी, मतलब सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गए? बराबर हो गए। ये चीज आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी? ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, वो आप इसमें याद रखोगे, ठीक है। और इसके बेसिस पे क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखोगे, ये कंसेप्ट अपन को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसके अंदर कि अगर मैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या कह सकता हूँ, इसके अंदर फॉर्मूला रख दूं। देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि आपका कि मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ ए will be equal to mole into n factor of B। इसी तरह से moles into n factor of C। इसी तरह से आगे हो जाएगा mole into n factor ऑफ डी। तो अगर आपको क्या हो, ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट हो, तो मैंने कुछ नहीं किया है, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या रख दिया? मोल इंटू एन फैक्टर रख दिया। तो इसके आपका मोल इंटू एन फैक्टर का जो आपका मल्टीप्लीकेशन होगा वो A इसके बराबर, इसी तरह C के बराबर, इसी तरह D के बराबर। तो ये आपको किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसेप्ट ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं मैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे जैसे अपन बात करते हैं कि एक HCl है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान रखना यहाँ पे, तो क्या बनाएगा ये भाई? ये NaCl बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। चलिए अगर मैं आपको इसमें ग्राम इक्विवेलेंट पूछूं, किसके? आपको HCl के पूछूं, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 होगा। इसके केस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 होगा। तो आप खुद नोटिस कीजिए कि भाई HCl के और NaOH के जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल है कि नहीं है, कैसे होंगे? देखो आपको पता है कि भाई HCl के इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? इसके मोल। भाई रिएक्शन को पढ़ना आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि 1 मोल HCl रिएक्ट विद द 1 मोल NaOH देन विल फॉर्म 1 मोल NaCl। यही तो कहते हैं आप लोग। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसके और इसके मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि बराबर है या नहीं है, चेक करके देख लेते हैं भाई आपने ऊपर बात लिखी वो सही भी है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे मोल कितने हैं? HCl के मोल कितने होते हैं आपका? देखो HCl के मोल कितने हैं? यहाँ पे 1 भी मोल है, यहाँ पे आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितने मोल है? 1 मोल है। यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे HCl के अगर बात की जाए n फैक्टर की, तो वह n फैक्टर कितना होता है? 1। तो इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर 1 आपका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 आएगा। इसके केस से बात कर लो, इसके केस में अगर बात करता हूं तो मोल कितने हैं? 1, ठीक है। और इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका एन फैक्टर है, NaOH के अंदर एन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि एक OH को रिप्लेस करता है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा? 1। तो इसके केस में भी आपका 1 आपका आ रहा है, इसके केस में भी 1 आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब ये हमारा कंसेप्ट क्या है? सही है। आप चाहो तो इसी तरह से NaCl के भी निकाल के देख सकते हो, तो ये भी आपका क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ध्यान रखना कि किसी रिएक्शन के अंदर जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं किसी रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बेसिक सी चीज़ आपको इसमें बतानी थी, ठीक है। चलिए अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी इसमें कोई दिक्कत आती है एक बार इस लेक्चर को आप फिर से देखना, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होगी वो दूर हो जाएगी, ओके। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, जिससे मेरे कोर्स के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।